हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HFM क्लासेज। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी भौतिक राशियों के बारे में। ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली राशि हम जानते हैं जिसे वेक्टर, सदिश राशि। और सेकंड है अदिश राशि। हम पहले बात करेंगे सदिश राशि के लिए। सदिश राशि वह राशि है जिसमें दिशा और परिणाम इसका मतलब है कि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों को बताया जाता है। डायरेक्शन और वैल्यू दोनों बताई जाएगी। और अदिश राशि की बात करें, अदिश राशि में हमें परिमाण तो बताया जाएगा लेकिन दिशा, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। हम एग्जांपल ले, जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे वेग है, वेलोसिटी, वेग होगा तो हमें बताया जाएगा, हमें इसकी दिशा दी जाएगी कि जो वेग है, जो कोई भी कण है, कोई भी कार है, वह इतनी स्पीड से इस दिशा में जा रही है। तो इस प्रकार सदिश राशि को बताया जाता है। इसमें वेग हो गया, त्वरण हो गया, इसी यानी आदि और भी कुछ एग्जांपल इसकी। और इसी प्रकार हम अदिश राशि के बारे में बात करेंगे। अदिश राशि के बारे में जैसे एग्जांपल है एग्जांपल हो गया इसकी चाल, द्रव्यमान, दूरी। जैसे अब चाल की बात करें हम, तो चाल में हमें परिमाण बताया जाएगा, उसकी वैल्यू बताई जाएगी। इन चाल के बारे में उसकी वैल्यू हमें बताई जाएगी। जैसे चाल हमें दे दी कि इतनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई कार चल रही है, यानी कोई कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब इसके बारे में हम इसका परिमाण वैल्यू तो दे गई है, इसकी दिशा के बारे में अदिश राशि में नहीं बताया जाएगा, इसलिए चाल को अदिश राशि कहते हैं। और इसके अलावा दूरी, द्रव्यमान, ये भी एक अदिश राशि है, द्रव्यमान। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इन सदिश राशियों का निरूपण इनका किस प्रकार करेंगे। निरूपण करने के लिए जैसे हमारे पास में कोई एक किरण दे रखी है, ये हमारे पास किरण है। इस किरण में जहां से ये शुरू हो रही है, जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसकी पूंछ यानी टेल, और जहां पे खत्म हो रही है, जहां पे ये अंतिम छोर है इसका, वो है हेड यानी सिर। ये है इसकी पूंछ। ठीक है, अब जो हम जहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जिस जहां पे इसका लास्ट पॉइंट है, उसके बीच की जो दूरी है, जो बीच में दूरी तय की गई है, वो इसके फिजिकल क्वांटिटी के परिमाण को बताएगी, यानी वैल्यू को बताएगी। और जो अंतिम छोर है, ये इसकी दिशा को बताएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे स्थिति और विस्थापन सदिश। हम इन दोनों की बात करते हैं। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाए, जैसे अक्ष वाय तल में हमने एक ग्राफ बनाया है अक्ष वाय तल में। इसमें हमें दो, जैसे कोई कुछ पॉइंट दिया, एक कण है जो यहां पर स्थित है, पी कण यहां पर स्थित है। तो इस पी कण की ओ मूल बिंदु से, इस पी कण की ओल बिंदु से जो दूरी है, जो स्थिति होगी, वह स्थिति सदिश आर वेक्टर होगी। अब तो यह आर वेक्टर है, यह आर वेक्टर पी कण की ओ से स्थिति सदिश है, तो स्थिति की हो गई ओपी की आर वेक्टर। इसी तरह में से मान ले तो कोई दूसरा कण यहां पर है पी डैश, इसकी स्थिति सदिश होगी आर डैश वेक्टर। ठीक है, अब जो P से और P डैश तक जो बीच में दूरी तय की गई है, यानी जो सीधी दूरी तय की गई है इन P कण से P डैश कण तक, वो होगा इसका विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश होगा ये माइनस, इसका होगा विस्थापन सदिश। अब आगे हम देखते हैं, जैसे अब विस्थापन सदिश, हमें कोई भी पद दिया गया, जैसे मान लो यार कोई कार यहां से चली और यहां से स्टार्ट होती यहां तक पहुंची।
अब जो इसकी पथ लंबाई दी गई है तो इसकी कुल पथ लंबाई हो गई, लेकिन जो विस्थापन सदिश है P से P डैश तक का ये विस्थापन सदिश है। तो हम हमारी जैसे हमारे पास जो दूरी दे रखी है, पथ लंबाई दे रखी है, ये पथ लंबाई जो दे रखी है, इससे विस्थापन जो विस्थापन दे रखा है वो इससे कम और इसके या इसके बराबर हो सकता है, या तो इससे कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सदिशों के प्रकार की, टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार की बात करेंगे। तो इस सदिशों के जो प्रकार है ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे पास एक तो था अक्षीय सदिश, पहला सदिश है अक्षीय सदिश। इसको समझाएंगे, जैसे कोई सदिश, कोई कण है वो घूर्णन अक्ष की दिशा में कोई गति कर रहा है, कोई जैसे घूर्णन की दिशा में गति कर रहा है, जैसे हमारे पास में ऐसे मान लेते हैं इस प्रकार होगा, जैसे ये कोई कण घूर्णन कर रहा है वो विस्थापन अक्ष की, जैसे ये इसका अक्ष हो गया। तो ये तो जैसे हम दाएं हाथ का हमारे पास नियम है, जैसे ए से बी जो कोई वेक्टर दे रखा है, ए और बी दो वेक्टर है, दो सदिश है हमारे पास में। जैसे ए, जब हम दाएं हाथ की जैसे कोई छड़ दे रखी है, छड़ को जैसे ये इसको छड़ को हम इस प्रकार पकड़ेंगे, जब इसको ए वेक्टर से हम बी वेक्टर की तरफ आएंगे तो जो अंगूठा है वो इसके परिणामी सदिश को बताएगा, यानी जो घूर्णन अक्ष है वो परिणामी सदिश को बताएगा इस तरफ। ठीक है, अब सेकंड है ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश में जैसे हम ध्रुवीय सदिश की बात करें, ध्रुवीय सदिश, हम ध्रुवीय सदिश की बात करें तो ये जो कण गति कर रहा है उस कण की गति की अनुदित दिशा में होगा, उस कण की गति की अनुदित दिशा में होगा। जैसे हमारे पास रेखीय गति है, जैसे वेग है, दूरी है, उनके अनुसार होगा। अब आगे हम बात करेंगे जैसे हमें अब आगे हम बात करेंगे सदिश के प्रकार, जैसे असमान सदिश और भी है प्रकार। जैसे हम बात करेंगे, पहला है समान सदिश, और हम समान सदिश की बात करेंगे। जैसे हमारे पास ये अक्षवाय तल दिया गया है, अक्षवाय तल है हमारे पास में, अक्षवाय तल में दो सदिश हमारे पास है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दोनों, इनका परिमाण भी सेम है, यानी कि जो वैल्यू है वो भी सेम है, और जो इनकी डायरेक्शन है वो भी सेम है, यानी दोनों का परिमाण जो वैल्यू देखी वो सेम होगी और उनकी दिशा भी एक ही दिशा में होगी, तो ये समान सदिश कहलाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरे की बात करेंगे, जैसे असमान सदिश, असमान सदिश। अब हम असमान सदिश में देखेंगे, जैसे हमारे पास अक्षवाय तल दे रखा है, अक्षवाय तल। ठीक, अब इनमें क्या है, जो इनकी दिशा तो इनकी सेम होगी, लेकिन इनमें परिमाण है इनका वो अलग अलग होगा। जैसे इनका परिमाण दिशा सेम होगी, जैसे अब इसका ए वेक्टर परिमाण कम है बी से, लेकिन इनकी दिशा एक ही है। ठीक है, और आगे देखेंगे दूसरा, इसमें क्या होगा कि इनका परिमाण तो सेम है, लेकिन जो इनकी दिशा है वो अलग अलग होगी। जैसे परिमाण ए का परिमाण भी सेम है बी से, ए वेक्टर, और इसकी दिशा है इस दिशा में। ठीक, इनका परिमाण तो एक है लेकिन दिशा अलग अलग है। अब तीसरा भी इसी में देखेंगे, जैसे अक्षवाय तल में हम देख रहे हैं, अक्षवाय तल में जैसे अब इनकी दिशा भी अलग अलग है और इनके परिमाण भी अलग अलग है। जैसे हमारे पास ये इसकी दिशा इस साइड में और परिमाण इसका बी से कम है, और बी की दिशा इस साइड में इस दिशा में है, इसका परिमाण कम है। इस प्रकार हम असमान सदिश को व्यक्त करेंगे। ये पहले में दिखा रखा है कि इनका परिमाण तो अलग अलग है लेकिन दिशा सेम है, और दूसरे में दिखा रखा है कि इनका जो परिमाण है वो तो सेम है और दिशा अलग अलग है, और तीसरे में दिखा रखा है कि परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है।
इसी तरह हम आगे बात करेंगे विपरीत सदिश। जैसे विपरीत सदिश की बात करेंगे, विपरीत सदिश में तीसरा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश जैसे विपरीत दो दो सदिश दे रखी है हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये दोनों विपरीत कब होंगे? जब ए वेक्टर है वो ए वेक्टर बी वेक्टर के ऋणात्मक बी वेक्टर के बराबर होगी। तो हमें जैसे इसकी दिशा, इनका परिमाण सेम है, तो इसकी दिशा अगर इधर है तो ये इसके विपरीत दिशा में होगी, यानी दोनों एक दूसरे से विपरीत होगी कि ए जिस साइड में आ रही है वो उसके विपरीत दिशा में भी जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एकांक सदिश। एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश वह सदिश है जिसमें जो परिमाण होगा, इसकी जो वैल्यू होगी सदिश की वो एक होगी। तो ठीक है, जैसे हमारे पास स्थिति सदिश दिया हुआ है, जैसे आर वेक्टर, ये हमारे पास स्थिति सदिश है आर वेक्टर। अब इसका जो परिमाण होगा वो होगा आर। ठीक है, हमने आर ले लिया। तो अब हमें एकांक सदिश को निकालना है। एकांक सदिश निकालने के लिए आर केफ, जो केफ है ये एकांक सदिश को बताएगा। ठीक है, अब एकांक सदिश को निकालने के लिए आर केफ जो एकांक स्थिति सदिश दे रखा है उसके इक्वल में जब हम आर वेक्टर जो स्थिति सदिश दे रखा आर वेक्टर, उससे हम उसके परिमाण आर से डिवाइड करेंगे तो हमें एकांक स्थिति सदिश प्राप्त होगा। ठीक है, जो केफ है केफ हमें हमेशा एकांक सदिश के लिए यूज करेंगे। आगे अब आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम शून्य सदिश की। शून्य सदिश, इनमें शून्य सदिश वह सदिश है जैसे उसमें सदिश का जो परिमाण जो वैल्यू है उसकी वह हमेशा जीरो होगी। ठीक है, अब जीरो होगी। जैसे हमारे पास दो समान सदिश दे रखे हैं ए वेक्टर, दो समान सदिश हमारे पास दे रखे ए वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर हम इन दोनों को माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो इनकी वैल्यू हमें जीरो प्राप्त होगी। ठीक है, ये तो है इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड देखेंगे किसी भी स्थिति में किसी भी सदिश को हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर को, तो हमें जीरो शून्य सदिश हमेशा शून्य सदिश प्राप्त होगा। अब जैसे हम विस्थापन सदिश की बात करें, विस्थापन सदिश जैसे हमने कोई कार है वो ओ बिंदु से चलना स्टार्ट हुई और वह ओ से पी तक गई, तो इसकी विस्थापन सदिश होगा विस्थापन, इसका विस्थापन है वो होगा ओपी। ठीक है, अब वापस इधर गई, फिर वापस हमें ये कार है पी से चलकर वापस ओ तक आई, तब इसका विस्थापन जीरो होगा। ठीक है, इन जीरो शून्य सदिश होगा, जीरो वेक्टर होगा। अब हम बात करेंगे आगे, जैसे हमारे पास है समतलीय सदिश। 6 नंबर समतलीय सदिश की बात करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी तल है, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है हमारे पास में, तो इस व्हाइट बोर्ड जितनी भी सदिश खींची गई, जैसे ये सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है, ये सदिश है, इन सभी का ये सभी समतलीय सदिश होगी। जो एक तल में खींची जाए, जो सदिश एक तल में हो वह समतलीय सदिश होगी। अब जैसे हम आगे बात करते हैं संरेखीय सदिश। संरेखीय ये संरेखीय सदिश है, ये विपरीत दिशा में भी हो सकती है। जैसे दो वेक्टर हमारे पास है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे हमने यहां बना दिया इसका
समान सदिश के लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। और इसी तरह जैसे विपरीत सदिश के लिए देख लिया, विपरीत दिशा के लिए ये समान सदिश के लिए हो गया, समान दिशा के लिए हो गया। और जो विपरीत दिशा के लिए देखेंगे, जैसे ए वेक्टर की दिशा इस तरफ है तो बी वेक्टर की दिशा इस तरफ है, ये दोनों संरेखीय सदिश होंगे। अब ऐसे हमारे पास कुछ और भी सदिश, जैसे समप्रारंभिक सदिश, इनका मतलब है कि कोई भी सदिश है अगर, तो अगर दो सदिश दी हुई हमें, वो इस बिंदु से स्टार्ट जो एक ही बिंदु से निकलती है, यानी ए वेक्टर भी यही से निकली है और बी वेक्टर भी यही से निकली है, ये दोनों समप्रारंभिक सदिश हो गए। और इसी तरह हम समगंतव्य यानी अंतिम बिंदु कि दोनों सदिशों का जो अंतिम बिंदु है जहां पर दोनों आंखें मिल रही है वो एक ही हो, जैसे हमारे पास में ये लाइन है, इसमें जैसे दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों यहाँ पर आके मिल रही है, ये दोनों यहाँ आके मिल रही है, तो ये होगा समगंतव्य सदिश, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि सदिशों को हम जब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं, तो वास्तविक संख्या से हम गुणा करें, जैसे हमारे पास में ए वेक्टर कोई सदिश है, ए वेक्टर कोई हमें सदिश दिया गया है, हमारे पास में कोई ए वेक्टर सदिश है, इस ए वेक्टर सदिश को हम लेमडा, जैसे हम लेमडा ले लेते हैं रियल नंबर, कोई भी लेते लेमडा ले लेते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या। जब हम इससे गुणा करेंगे, तो इसका परिमाण हमें लेमडा से, जो सदिश है वो लेमडा गुना मिलेंगे, यानी जो सदिश है जिसे हम ए वेक्टर का परिमाण निकालेंगे वास्तविक संख्या से गुणा करने के बाद, तो वह लेमडा के उस वास्तविक संख्या के गुणा में मिलेगी हमें। जैसे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हम 2 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे पास सदिश क्या होगी, तो यानी ए की जिस तरफ ए वेक्टर दिशा है 2a वेक्टर की दिशा भी उसी तरफ होगी। और इसी तरह हम जैसे अब ऐसे मान लेते हैं माइनस लेमडा, जैसे लेमडा है कोई नंबर ले माइनस में है वो, उसे हम ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा ए वेक्टर प्राप्त होगा। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हमारे पास में ए वेक्टर है, या हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, यानी ये जो ए वेक्टर की दिशा है उसके विपरीत दिशा में, यानी जब माइनस ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो उसके विपरीत दिशा में हो जाएगी। इस प्रकार से हम सदिशों को वास्तविक नंबर से यानी रियल नंबर से हम गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि सदिशों का योग या घटाना दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे यानी सदिशों का संयोजन या सदिशों का योग। इसमें सबसे पहले हम ग्राफी विधि का यूज करेंगे। ग्राफी विधि के द्वारा इनका योग हम किस प्रकार करेंगे, सदिशों का योग। सदिशों का योग ग्राफी विधि से। हम सदिशों का योग ग्राफी विधि से करेंगे। ग्राफी विधि में जैसे 3 प्रकार के जैसे नियम है, जैसे लो है, जैसे हमारे पास में त्रिभुज योग का नियम है, और समांतर चतुर्भुज का है और बहुभुज का है। तो सबसे पहले हम सदिशों का योग त्रिभुज नियम से करेंगे। पहला है त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम यानी सदिशों का योग सबसे पहले हम त्रिभुज के नियम से करेंगे। जैसे हमारे पास में ऐसे मान लेते हैं, ये हमारे पास में कुछ त्रिभुज है, ये इसका मूल बिंदु, ये यहाँ पर ओ बिंदु है, ये होगा ए
ए बी। ठीक है, अब कोई वेक्टर जैसे ये ओ है, ये होगा पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये आगे देखेंगे। जैसे त्रिभुज के नियम के अनुसार, जैसे त्रिभुज में दो क्रमागत यानी जो कंटिन्यूसली उस वेक्टर जो सदिश है, दो क्रमागत सदिशों को इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। जैसे दो क्रमागत सदिश हमारे पास में पी वेक्टर है, इसकी दिशा इस तरह में, एक क्रमागत है, इसी के क्रमागत क्यू वेक्टर हो जाएगा, तो इसकी दिशा इस तरह में। तो हमें जो तीसरी भुजा है, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, वह उसके विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को बताएगी। जैसे इसका परिणामी सदिश हम मानते आर, जैसे आर हो गया, ये इसके विपरीत दिशा में है, यानी इन दोनों के विपरीत दिशा में है। तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, जैसे परिणामी सदिश हो जाएगा आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। जैसे दो क्रमागत भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा उसके विपरीत क्रम में उसके परिणामी सदिश को बताएगी। ये त्रिभुज के नियम के अनुसार सदिशों का योग होगा। इसी तरह हम आगे दूसरा देखेंगे। जैसे सेकेंड है इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज के अनुसार, जैसे समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हम सदिशों का योग करेंगे। उसमें इस प्रकार है कि कोई आसन दो भुजाएं, यानी दो आसन भुजाएं, दो आसन भुजाओं को इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। दो आसन भुजाएं इस प्रकार होगी, जैसे हमने पहले देखा था, ये इसका हेड है, इसकी टेल, इसकी पूंछ। जब कोई दो क्रमागत सदिश यानी दो क्रमागत नहीं, दो आसन भुजाओं को, समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। जैसे जो इनकी टेल है, जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर हमें दे रखा है, उन दोनों की टेल, उनकी जो पूंछ है, वो उन दोनों को इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा कि उनके कटान बिंदु जहां से वो मिल रही, जहां से वो दोनों निकल रही है सेम जगह से, जहां से दोनों, उन दोनों के बीच में जो विकिरण निकलेगा वो उसके परिणामी सदिश की दिशा को बताएगा। ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, ये मूल बिंदु ओ, ये इसका परिणामी सदिश ए। यह है समांतर चतुर्भुज। इसके ऐसे मिलाएंगे तो इसका परिणाम सीधे इस प्रकार होगा, जैसे आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार सदिशों का योग इस प्रकार होगा कि दो आसन भुजाओं को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे दो आसन भुजाएं हो गई, इनका जो कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु से जो विकिरण निकलेगा वो उसके परिणामी सदिश की दिशा को बताएगा। जैसे परिणामी सदिश इसका ये है, और ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। अब हम आगे देखेंगे थर्ड है बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम, ठीक। अब बहुभुज के नियम में जैसे हमें कोई चार वेक्टर दे रखे हैं, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर और एस वेक्टर। जब इन चारों सदिशों का हम बहुभुज बनाएंगे, इस बहुभुज से जैसे बहुभुज बनेगा तो बहुभुज चार, जैसे हमारे पास पांच भुजा होगी, पांच भुजाओं में चार भुजाओं इन सदिशों को जो बंद करेगी, जो इन सदिशों से जो आकृति बनेगी, उस आकृति को जो लास्ट जो सदिश है वो बंद करेगी, उस आकृति को बंद करेगी, तो उसका परिणामी सदिश कहलाएगा। तो इसको हम एबीसीडी लेते हैं, क्योंकि आर हमारे पास परिणामी सदिश के रूप में हम ले रहे हैं यूज, ए बी सी डी, ठीक है। हमको आकृति बना दी, जैसे बहुभुज की आकृति, ये हो गई ए वेक्टर और ये हो गई बी वेक्टर, ये हो गई सी वेक्टर, तो ये है डी वेक्टर, इसको इससे मिलाएंगे तो ये हो गई ओ एक्स वाई जेड, मान लें टी, ठीक है। अब देखते जैसे ये
इनके दिशा बता देते हैं हम, ठीक है। अब हम बहुभुज के नियम के अनुसार सदिशों का परिणामी सदिश निकालेंगे। तो इस हम बहुभुज में देखेंगे, जैसे ए वेक्टर दे रखा है ओ एक्स, ए वेक्टर ओ एस, ये क्रमागत चल रही दोनों ये सदिश से क्रमागत हो गई ए बी, तो इसका परिणामी सदिश ये क्या होगा, इसका परिणामी सदिश हो जाएगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ओ वाई। ये ओ वाई है, ये परिणामी सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, ये लिख देते हैं हम, ठीक है। अब इसी तरह हम इस त्रिभुज से देखेंगे ओ वाई जेड से, ये ए प्लस बी वेक्टर इस दिशा में, तो इसके क्रमागत में वाई जेड जो भुजा है होगी, तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, बराबर ओ जेड। इसकी जो परिणामी, ये इस त्रिभुज की परिणामी भुजा है वो होगी ओ जेड, ठीक है। तो त्रिभुज में हम आगे लिख देते हैं, फर्स्ट त्रिभुज ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, ठीक है। सेकंड त्रिभुज हमारे पास है ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ये सेकंड हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब हम थर्ड देखेंगे, थर्ड हमारे पास में ओ जेड टी, इसमें देखेंगे जैसे हमारे पास में ये जो ओ जेड है, ये ओ जेड यहाँ लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसकी दिशा इस पर इस तरफ है, तो ये क्रमागत डी वेक्टर क्रमागत रहेगी, ये भुजा टी जेड हमारे पास डी वेक्टर है, और इसकी विपरीत दिशा में जो इस बहुभुज को जो आकृति बंद कर रही है वो हमारे पास में ओटी, ठीक है। ये ओटी है, उसका परिणामी सदिश होगा, जिसे हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ओ जेड टी से ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर हो जाएगा ओ टी, त्रिभुज ओ जेड टी से, ओ जेड टी से जो ये ओ टी होगा, ये हमारा परिणामी सदिश आर होगा, ठीक है। आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका मतलब है कि बहुभुज के नियम के अनुसार हम सदिशों का जब योग करेंगे, सदिशों के योग के अंदर जैसे हम बहुभुज बनाए, चार हमारे पास में एबीसीडी हमारे पास सदिश दिए गए, वेक्टर दिए गए हैं, इन वेक्टरों से जो बहुभुज की जो आकृति बनाएंगे, जो अंतिम जो भुजा है जो इसको इस बहुभुज की आकृति को बंद करेगी, वही इसका परिणामी सदिश होगा, वो परिणामी सदिश आर है, ठीक है। अब हम इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, इसे गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, सदिशों के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में अब सबसे पहले हम देखें क्रम विनिमय का नियम। अब क्रम विनिमय नियम है हमारे पास में, पहला है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब जैसे हमने समांतर चतुर्भुज का जो नियम लिया था, उसमें सदिशों का योग किया था, इस प्रकार किया था। उसमें जैसे ये कटान बिंदु है, इससे ये क्यू वेक्टर, तो ये पी वेक्टर, और हमारे पास समांतर चतुर्भुज बनाता है ये ओ मूल बिंदु है इसका, ठीक है। तो इसका परिणाम सदिश आर, ठीक है। अब क्रम विनिमय के नियम के अनुसार जैसे हमारे पास में हम समांतर चतुर्भुज के अनुसार हमने लिखा था कि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, जो अब आगे देखेंगे। अब आगे हम आगे निकालने इस क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम आगे निकालेंगे, तो जो इसमें जो आमने सामने की जो आसन भुजाएं होती है समांतर भुजा वो समान होती है। इसे पी, ये पी वेक्टर है तो ये भी पी वेक्टर होगा, और ये क्यू वेक्टर है तो ये भी
क्यू वेक्टर होगा। तो क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम ऐसे लिख सकते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे साहचर्य का नियम। अब देखिए हम साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम, अब इस नियम हम देखें, जैसे हम एक आकृति बनाते हैं, जैसे थोड़ी बड़ी बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको इससे मिलाएंगे। ये हो गया ओ, ये एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको मिलाएंगे इससे और इसको मिलाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये हो गई ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। ठीक है, अब साहचर्य नियम पहले हम इसको त्रिभुज के नियम के अनुसार निकालेंगे। जैसे त्रिभुज है हमारे पास में ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई में हम परिणामी सदिश निकालेंगे। तो ए वेक्टर दिशा इस तरफ और बी वेक्टर इस तरफ, तो इसकी विपरीत दिशा में परिणामी सदिश है ओ वाई। तो ओ वाई होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब आगे निकालेंगे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ वाई जेड, त्रिभुज ओ वाई जेड, ओ वाई जेड। इस त्रिभुज के अंदर हम परिणामी सदिश हम निकालेंगे। तो परिणामी सदिश देखेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसके क्रमागत में है सी वेक्टर, इसकी दिशा इस तरफ है, और इसकी विपरीत दिशा में ओ जेड है। जो ओ जेड है वो इसका परिणामी सदिश है। तो ओ जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आगे लेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में हम देखेंगे कि बी वेक्टर है, उसके क्रमागत में सी वेक्टर है। ठीक है, तो इसका जो परिणामी सदिश होगा वो होगा एक्स जेड, एक्स जेड इक्वल टू बी वेक्टर प्लस प्लस सी वेक्टर। त्रिभुज के नियम से निकाल रहे हम। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे, जैसे अब हमने ये निकाली, इसका वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर सी वेक्टर। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेंगे ओ एक्स जेड, जिसमें इसका परिणामी सदिश होगा ओ जेड। ठीक है, तो त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ओ एक्स जेड, ओ एक्स जेड, इसमें परिणामी सदिश हमारे पास है ओ जेड, ओ जेड इक्वल टू, अब दे दे इसमें ए वेक्टर प्लस फर्स्ट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देखेंगे कि ओ जेड है वो दोनों का परिणामी सदिश है। तो दोनों से हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल में ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस प्रकार इस साहचर्य का नियम होगा। अब देखेंगे हम आगे सदिश वितरण नियम। सदिशों का सदिशों का वितरण नियम। अब इस नियम के अनुसार जैसे सदिशों वितरण नियम है, इसमें जैसे हमारे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दिए हुए हैं। हम जब इन दोनों सदिशों का योग करने पर और जब इन्हें हम इनसे गुणा करेंगे तो इनके इक्वल में जो दोनों सदिश है वो n गुना होगी। ठीक है, इस प्रकार। अब हम देखेंगे सदिशों का घटाना यानी व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब जैसे हमारे पास दो सदिश है ए और बी, ये बी सदिश है, ये ऋणात्मक है। ठीक है, अब हम जब इन दोनों सदिशों का योग करेंगे, जब इन दोनों सदिशों का हम योग करेंगे तो जो इसका परिणाम में सीधे आर प्राप्त होगा वो हमें ऋणात्मक होगा। जैसे ऋणात्मक तो नहीं होगा, जैसे वो इसका सदिशों का घटाव होगा यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा। जैसे हम आर इक्वल परिणाम में सीधे लिखेंगे आर इक्वल टू ए माइनस बी, यानी सदिशों का व्यवकलन में इस प्रकार होगा। ठीक है, अब जैसे हम इनके गुणधर्म की बात करें तो आगे जो सदिशों के घटाव सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उनमें क्रम विनिमय का नियम, जैसे हमारे पास क्रम विनिमय का नियम योग में ये था a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अब यदि हम इन व्यवकलन में यानी सदिशों घटाव में इसका यूज करें तो ये जब हम a माइनस बी और इसको इसके इक्वल में लिखेंगे b माइनस ए तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे हम a माइनस बी है हमारे पास में तो a माइनस बी हमें माइनस कॉमन लेंगे a माइनस बी, जो इसके a माइनस बी है और ये a माइनस बी इसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम जैसे साहचर्य का नियम था वो हम व्यवकलन के लिए यूज करें तो उसमें जैसे योग में ये था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये था योग में। अब इसे हम व्यवकलन में यूज करें इसका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इस प्रकार जो साहचर्य का नियम है वो व्यवकलन में यूज नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो सदिशों जो वितरण नियम है वह इस घटाव में यानी सदिशों घटाव है उसमें यूज लिया जाएगा। जैसे हम n को गुणा करेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो ये इस प्रकार होगा n ए वेक्टर माइनस n डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार हम सदिशों का योग और सदिशों का घटाव हम ग्राफी विधि के द्वारा इस प्रकार समझा सकते हैं। अब जैसे हम आगे बात करते हैं अब जैसे हम इस ग्राफी विधि से हम सदिशों योग कर चुके हैं, जैसे अब हम सदिशों का योग हम गणितीय विधि से करें यानी गणितीय मेथड से करें, मैथमेटिकल मेथड से करें। जैसे हम तो सदिशों का योग करेंगे हम गणितीय विधि से। गणितीय विधि, अब इसका हम
अब इसमें जो हमें दो सदिश दिए थे, हमने उनका परिणाम आर निकाला था। अब हम इस आर का परिमाण निकालेंगे इस विधि से। इसका मतलब है कि दो सदिशों के परिमाण ज्ञात करना। जैसे हम हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस प्रकार है। ये ओ ए बी, ठीक है। अब जिसका परिणाम सदिश है, इसका हमें पता है आर वेक्टर, त्रिभुज से हम निकाला था। ये है पी वेक्टर, ये है क्यू वेक्टर, ठीक है, क्यू वेक्टर। अब हम जो ओ ए भुजा है इसको हम थोड़ा आगे करें, आगे एन तक बढ़ाएंगे और बी से इसमें हम डालेंगे। जो आर वेक्टर और पी वेक्टर सदिश है उनके बीच में जो कोण है वो है एल्फा, और जो जो ये कोण है ये है थीटा, ठीक है। अब हमें गणितीय विधि द्वारा इसका योग करने के परिणाम से इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे ओ एन बी, त्रिभुज ओ एन बी, ठीक है। ओ एन बी से हम पाइथागोरस के प्रमेय है उसके अनुसार हम लिखेंगे। जैसे हमारे पास जो कर्ण दे रखा है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम इसमें लिखेंगे ओ बी कर्ण है का स्क्वायर और ओ एन तो आधार है और एन बी, जैसे ओ एन आधार, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसमें ओ एन है, ओ एन हमारे डायग्राम से देखेंगे, ओ एन डायग्राम में देखेंगे हम, ओ एन इस प्रकार है, ओ एन इक्वल टू ओ ए प्लस ए एन। ओ ए और ए एन को दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमें ओ एन प्राप्त होगा, ओ ए प्लस ए एन, ठीक है। अब हम ये ओ एन की वैल्यू समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ एन, ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर होल स्क्वायर एन बी स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसे। ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर प्लस टू ओ ए एन प्लस एन बी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें त्रिभुज, हमें जो त्रिभुज दे रखे हैं उन त्रिभुजों से हम ए एन और बी एन का मान निकालेंगे। अब त्रिभुज हमारे पास देखा है ए एन बी, त्रिभुज जो हमारे पास दे रखा है एन बी वैल्यू इधर निकाले थे। त्रिभुज ए एन बी, थीटा दे रखा है, थीटा से निकालेंगे कोस थीटा, कोस थीटा। अब कोस थीटा के लिए त्रिभुज, जब हम त्रिभुज कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, हम ये यूज करेंगे लाल बट्टा कक्का, ये है साइन के लिए, ये कोस के लिए और ये टेन के लिए। तो कोस के लिए निकाल दो आधार बट्टा कर्ण आधार। अब जो इसमें आधार है वो है ए एन और कर्ण हमें दे रखा है ए बी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब इसी तरह हम इसी त्रिभुज से निकालेंगे साइन थीटा, यानी एन बी की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन थीटा यूज करेंगे। इसे जो साइन थीटा है वो इसका लंबवत घटक है और जो कोस थीटा है वो अनुदिश घटक है। इसमें हम निकालेंगे एन बी की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा, इसी त्रिभुज से साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा लंब बटा कर्ण। अब इसमें थीटा के सामने वाली भुजा वो होती है लंब, जो लंब हो गया एन बी अपॉन कर्ण ए बी। आगे सॉल्व करेंगे एन बी के लिए, एन बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब एन बी
और ए एन, इन दोनों की वैल्यू हम इस समीकरण 2 में सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो इस प्रकार से ओ बी इक्वल टू ओ ए इसी प्रकार रहेगा ए एन की वैल्यू हमारे पास है ए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे रखेंगे 2 OA, एन की वैल्यू ए बी कोस थीटा। ठीक है, आगे रखेंगे एन बी की वैल्यू, एन बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे हम ए बी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा और ए बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम ए बी स्क्वायर कॉमन लेंगे। कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे लिखेंगे जो बचा हुआ है 2 ए बी कोस थीटा, तो ऊपर से मिटा देते हैं। अब इसे देखेंगे हम ओबी। अब हमारे पास जो ओबी दिया गया है वो है आर वेक्टर, यानी परिणामी सदिश आर वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए। ओ ए हमारे पास में ओ ए पी वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे जो हमने ए बी कॉमन लिया था, इसमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये गणित रूप से इसकी वैल्यू होगी 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू देगी 1, तो यह बचेगा ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है क्यू वेक्टर। ठीक है, तो क्यू वेक्टर रखेंगे यहाँ पर, क्यू वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखा है प्लस टू ओ ए की वैल्यू मेरे पास है पी वेक्टर। ठीक है, और ए बी की वैल्यू मेरे पास है क्यू वेक्टर कॉस थीटा। इस प्रकार परिणामी सदिश का परिमाण रूट पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 पी वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा होगा परिणामी सदिश का परिमाण। ठीक, अब हम आगे निकालेंगे परिणामी सदिश की दिशा। परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा। हम परिणामी सदिश की दिशा निकालेंगे। तो परिणामी सदिश की दिशा निकालने के त्रिभुज लेंगे ओ एन बी। ठीक है, अब ओ एन बी से हम देंगे टेन एल्फा, जो हमें थीटा दिया गया है इसके लिए हम यूज करेंगे टेन, जो कोण का मान दिया गया है वो है एल्फा, तो होगा टेन एल्फा इक्वल टू टेन एल्फा। टेन की वैल्यू निकालने के लिए लंब बटा आधार, तो लंब ओ एन बी में होगा एन बी अपॉन आधार ओ एन। आगे हम लिखेंगे एन बी में हमने वैल्यू निकाली थी कि एन बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो हम इसमें एक बात तो ये लिख देते हैं पहले, एन बी अपॉन ओ एन होगा ओ ए प्लस ए एन, अब एन बी ए एन की हमें वैल्यू निकाली थी, एन बी की होगी ए बी साइन थीटा और ए एन की होगी ए बी कोस थीटा।
ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें रखेंगे। एन बी, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ओ ए, ओ ए, ओ ए रख देंगे प्लस ए एन, एन की वैल्यू की ए बी कोस थीटा, ठीक है, ए बी कोस थीटा, थीटा, ठीक है। अब टेन एल्फा इक्वल टू ए बी, ए बी हमारे पास में है क्यू वेक्टर, ठीक है, क्यू वेक्टर साइन थीटा अपॉन ओ ए, ओ ए मेरे पास है पी वेक्टर, पी वेक्टर, ठीक है। आगे वैल्यू रखेंगे ए बी की, ए बी की वैल्यू हमें क्यू वेक्टर दे रखी है, तो क्यू वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। इसे आगे सोल्व करेंगे तो एल्फा को इधर रखेंगे और टेन को उधर ले जाना, टेन इनवर्स ब्रैकेट में क्यू वेक्टर साइन थीटा अपॉन, थोड़ा ऊपर लिख देते इसको, थोड़ा लिख देंगे इसको, एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू वेक्टर साइन थीटा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। इस प्रकार हम परिणाम सदिश की दिशा निकालेंगे, ठीक है। अब आगे हमारे पास कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को अप्लाई करेंगे इसमें। अब हमने परिणामी सदिश की वैल्यू, परिणामी सदिश आर का परिणाम निकाला था पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। वो परिणामी सदिश की जो दिशा निकली थी वो इस प्रकार है, एल्फा इक्वल टू, अब हम तीन कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो हम जो कोस थीटा है इसमें थीटा है, इसमें थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस 0 डिग्री, ठीक है। इसे आगे सोल्व करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर कोस, कोस 0 की वैल्यू है 1, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे इसे, आर वेक्टर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 2pq, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर रूट। अब हम रूट जब स्क्वायर उठाएंगे तो स्क्वायर रूट दे रखा है, जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी इस प्रकार k प्लस क्यू, यानी 0 डिग्री पे, यानी जो थीटा बराबर 0 डिग्री है उस पर इसका परिणाम से इसका मान अधिकतम होगा, अधिकतम, ठीक है। आगे हम परिणाम सदिश दिशा में देखेंगे, टेन एल्फा इक्वल टू क्यू वेक्टर साइन थीटा, अब थीटा जब हम 0 वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0, तो जो पूरा टेन एल्फा का वैल्यू है वो मेरे पास आएगी 0, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, थीटा बराबर जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, इसी तरह हम परिणाम सदिश के मान में लिखेंगे पी वेक्टर स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस
2p वेक्टर q वेक्टर cos 180 डिग्री। ठीक है, अब cos 180 डिग्री की जो वैल्यू है वो होगी -1। तो आगे हम सॉल्व करेंगे सीधे से। r वेक्टर रूट में p वेक्टर का स्क्वायर q वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2p वेक्टर q वेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार परिणाम से इसके मान जो मान होगा वो होगा p वेक्टर माइनस q वेक्टर। तो यहाँ पर थीटा बराबर 180 डिग्री पर परिणामी सदिश के मान न्यूनतम होगा, इस पर हम परिणाम सदिश दिशा के इसमें वैल्यू निकालेंगे। और टेन एल्फा इक्वल टू क्यों साइन थीटा, साइन 180 की वैल्यू होगी 0, साइन 180 की वैल्यू हम रखेंगे 0, यहाँ पर 0 रखने पूरी वैल्यू 0 होगी, तो एल्फा का मान है वो ऐसे 0 होगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हमारे पास में है थीटा बराबर 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो हम परिणामी सदिश का मान निकालेंगे। r वेक्टर p वेक्टर का स्क्वायर प्लस q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर q वेक्टर cos 90 डिग्री। ठीक है, अब जो cos 90 डिग्री वैल्यू होगी वो होगी 0। तो वैल्यू की परिणामी सदिश का मान इस प्रकार होगा रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसकी वैल्यू रहेगी पूरी की 0। इसी तरह परिणामी सदिश की दिशा के मान में देखेंगे टेन एल्फा इक्वल टू साइन थीटा की जगह हम रखेंगे 90। अब साइन 90 जो वैल्यू है वो होगी 1, साइन 90 वैल्यू होगी 1 और cos 90 की वैल्यू होगी 0। तो हम आगे लिखेंगे q वेक्टर अपॉन p वेक्टर। ठीक है, तो एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स q अपॉन p। इस प्रकार हम सदिशों के जो दो परिणामी दिए गए सदिशों के उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उनकी दिशा का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज क्लास 1 खत्म होती है।